हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर इंग्लिश की एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है अटेम्प्ट क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक कंपोज्ड बाय टी.एस. एलियट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टी.एस. एलियट द्वारा लिखी गई जो द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक है उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कई तरीके से भी एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि राइट अ नोट ऑन टी.एस. एलियट पोएटिक टेक्निक्स इन द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। यानी कि इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को जो है पूछा जा सकता है, जिसमें हम लोग देखेंगे आज क्रिटिकल एप्रिसिएशन को हम कैसे लिखेंगे अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और कठिन भी होता है लिखना एग्जाम में। कई स्टूडेंट इसे नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में चलिए इसी के बारे में देखते हैं हम लोग कैसे इसका आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने आंसर में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 6 पार्ट में इसको जो है डिवाइड किया है। आपको इस 6 पार्ट को जो है दिमाग में रखना है और इन 6 पार्ट को लिखने के बाद आपको अंदर जो भी बातें हैं वो लिख देनी है। जैसे कि आपको पहला पार्ट लेना होगा इंट्रोडक्शन। क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखते हुए आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन दें और इस इंट्रोडक्शन में पोएम के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर बताएं। अभी मैं आपको नीचे इंट्रोडक्शन पूरा दिखाऊंगा, जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं और अपने तरफ से भी आप इंट्रोडक्शन बना के लिख सकते हैं अगर आपको पोएम की कहानी मालूम है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम। इसको भी आपको लिखना होगा जब आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखते हैं तो। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स, आयरनी इन द पोएम एंड एंटी रोमांटिक पोएम एंड कमेंट्स। यानी कि आपको आयरनी बताना है, आयरनी कैसी है इस पोएम में, एंटी रोमांटिक है या रोमांटिक है ये पोएम, ये बताना है। डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स बताने हैं और उसके बाद आखिरी में आपको कमेंट यानी कि कंक्लूजन पे ले जाके इस पोएम को जो है, इस क्वेश्चन को जो है ख़त्म कर देना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला पार्ट जो है कि हमारा इंट्रोडक्शन से हम चालू करते हैं और इंट्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं कि क्या है इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखते हैं। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएम ऑफ टी.एस. एलियट। इट वाज रिटन इन 1910 टू 1911। यानी कि यहाँ पे दिया गया है कि जो लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक है वह जो है टी.एस. एलियट का एक बहुत ही बढ़िया पोएमों में से एक बहुत ही बढ़िया पोएम है। यानी कि जो भी पोएम लिखे हैं टी.एस. एलियट ने उसमें से ये एक बहुत बढ़िया पोएम है और ये जो है 1910 से 1911 के बीच में लिखा गया था। इट वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम द डिवाइन कॉमेडी इन्फेर्नो। यहाँ पे जो है रोमन अंकों में 27 लिखा गया है। बाय दांते एंड इटालियन पोएट। यानी कि ये जो है अडॉप्ट किया गया था, यानी कि लिया गया था या सोचा गया था किस पोएम से, डिवाइन कॉमेडी जो है उसके द्वारा। डिवाइन कॉमेडी इन्फेरो जो कि दांते ने लिखा था, जो कि एक इटालियन पोएट हैं, उस कविता के माध्यम से इसको लिखा गया था। तो आगे देखते हैं। दिस पोएम वॉज रीड इन 1917 इन एलियट्स फर्स्ट पोएटिक वॉल्यूम प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन। यानी कि यह पोएम जो है पहली बार 1917 में पढ़ा गया था, जो कि पोएटिक वॉल्यूम था प्रूफ्रॉक का। यानी कि जो कविता की वॉल्यूम्स होती हैं उनमें जो इसे पढ़ा गया था और अदर ऑब्जर्वेशन या और जगहों पे इसे जो है पढ़ा गया था 1917 में। तो ये थोड़ा थोड़ा हमको इंट्रोडक्शन टाइप लग भी रहा है और ये इंट्रोडक्शन ही है। तो आपको इस तरीके से एग्ज़ाम में जो है इंट्रोडक्शन लिखना होगा, जिसमें आपको कुछ बातें बतानी होगी जिससे एग्जामिनर को लगे कि हाँ ये सच में इंट्रोडक्शन है। उसके बाद देखते हैं आगे। दिस इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। यानी कि यह जो है एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इट्स सेंट्रल फिगर इज जे अल्फ्रेड इज प्रूफ्रॉक। यानी कि इसका जो है मुख्य बिंदु, यानी कि इसमें जो मुख्य हीरो है या जो मुख्य पात्र है वो जो है अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक है। ही इज एन ओल्ड मैन। वह जो है एक बूढ़ा आदमी है। हु इज रिडीम्ड, जो एक मूर्ख है, यानी कि एक आप समझ सकते हैं डरपोक है। मूर्ख तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक बूढ़ा आदमी है जो कि डरपोक भी है। ही इज़ इन लव विद अ गर्ल। यह जो है एक लड़की से प्यार करता है, एक स्त्री से प्यार करता है। ही वॉन्ट्स टू मैरी हर, और यह उससे शादी भी करना चाहता है। बीइंग अ मैन ऑफ वीक विल, यह अपने आत्मविश्वास की कमी के कारण, यानी कि इसमें जो है आत्मविश्वास का कमी है, यह डरता है कुछ भी कहने से, तो इसलिए यह डिसाइड नहीं कर पा रहा है। जहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं। ही इज़ अनेबल टू डिसाइड वेदर ही शुड स्पीक हिज हार्ट टू हिज गर्लफ्रेंड और नॉट। तो एक आत्मविश्वास की कमी होने के कारण यह एक ऐसा लड़का है या यह एक ऐसा आदमी है जो कि यह डिसाइड नहीं कर पा रहा है या निर्णय नहीं ले पा रहा है कि इसे जो है उस लड़की से अपने दिल की बात कहनी चाहिए या नहीं कहना चाहिए। दस ही इज़ अ मिजरेबल पर्सन। इसलिए यह जो है दुखी है और एक दुखी इंसान है। हिज ट्रेजिडी इज दैट ही बर्न्स इन द फायर ऑफ लव
बट इज अफ्रेड टू टेल दिस टू हिज गर्लफ्रेंड। इसका दुर्भाग्य जो है, अगर इसके दुर्भाग्य की बात करें तो यह जो है अपनी प्रेमिका की आग में जल रहा है, यानी उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, लेकिन वह डरता है उसे प्रकट करने से या उसे बताने से कि वह उससे प्रेम करता है। दोस्तों ये था इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा कि इस पोएम को कब लिखा गया था और इसे कब पढ़ा गया था, और इसमें जो है कौन सा मुख्य पात्र है, यानी कि इसमें मुख्य जो है आदमी वो कौन है, किसकी बात की जा रही है और उसका काम क्या है, यानी कि इस पोएम में वह क्या करता है क्या नहीं करता है। तो इस इंट्रोडक्शन को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला हेडिंग जो कि है सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम। दोस्तों इंट्रोडक्शन देने के बाद आप सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम लिख सकते हैं, या फिर अगर कोई आपको और बुक्स में और सारी हेडिंग्स मिलती हैं तो उसको भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम लिया है। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है अलग से हेडिंग्स तो आप सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम ज़रूर लिखें, क्योंकि यह भी एक पोएम का हिस्सा होता है, तो सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज़ द मेंटल एंग्जाइटी ऑफ अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक एंड बोल्ड मिडल एज्ड मैन विद अ रोमांटिक फ्लेयर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सेंट्रल थीम है, यानी कि जो मुख्य बातें हैं इस पोएम की, उसमें जो है बातें की गई हैं, उन बातों में जो है यहाँ पोएट जो है कर रहा है जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक की मेंटल एंग्जाइटी, यानी कि जो उसके दिमाग की चिंताएं हैं उसके बारे में, मानसिक चिंता है उसका बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। यानी कि इस पोएम का जो केंद्रीय विषय है, केंद्रीय बात है, वो यह है कि जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक की मानसिक चिंता क्या है। एंड बोल्ड मिडिल एज्ड मैन विद अ रोमांटिक फ्लेयर। यह एक ज़्यादा उम्र का इंसान है जो कि एक प्यार के तरीके में, यानी कि इस प्यार के रंग के साथ एक ज़्यादा बूढ़ा हुआ आदमी है, यानी कि इसे प्यार और रोमांस में रहना पसंद है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही उम्र का हो गया है। ही इज़ इन लव विद अ गर्ल हु इज़ मच यंगर देन हिम। यहाँ पे जो है वह एक लड़की से प्यार करता है जो कि उससे उम्र में कम है। ही हैज़ टू प्रपोज हिज लव टू हिज ड्रीम गर्ल। उसे जो है अपने ड्रीम गर्ल को, यानी कि अपने सपनों की रानी को जो है प्रपोज करना है, सपनों में जो उसकी आती है, आप समझ सकते हैं, अपनी प्रेमिका को उसे प्रपोज करना है। बट ही डज़ नॉट हैव इनफ करेज टू प्रपोज लव टू दैट गर्ल। लेकिन उसके पास एक जो कहते हैं ना इनफ पावर नहीं है, इनफ विल पावर नहीं है, यानी कि उसके पास एक अच्छा आत्मविश्वास नहीं है, उसके पास इतना आत्मविश्वास नहीं है कि वो उससे जाके प्रपोज कर सके, अपने दिल की बातें अपनी गर्लफ्रेंड से बता सके। Here Prufrock reflect the condition of modern youth in England or Europe and gives a picture of the life of the city of the London at that time। यहाँ पे जो है प्रूफरॉक जो है, यहाँ पे जो टी.एस. एलियट है वो बताते हैं प्रूफरॉक के माध्यम से, यानी कि यहाँ पे प्रूफरॉक जो है इस कविता का जो है मेन पात्र है, यानी कि मुख्य पात्र है, मुख्य विषय इसमें इसके दुखों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे जो प्रूफरॉक है वो यह बताता है कि इंग्लैंड में उस समय आधुनिक युवाओं की स्थिति क्या थी। इंग्लैंड में जो लंदन शहर है उस समय या यूरोप में आधुनिक युवाओं की स्थिति कैसी थी, वो लोग कैसे रहते थे और वो लोग कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो उसमें से एक पार्ट ये लिया गया है जो कि किसी लड़के के बारे में बताया गया है जो कि प्रूफरॉक है, और वो एक लड़की से प्यार करता है लेकिन उससे कहने से जो है डरता है। तो यह था ओवरऑल सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम। इसको आप लोग 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में जाके अच्छी तरह से इसको लिख सकते हैं। अब चलिए हम लोग अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स, यानी कि इसमें जो है विचारों को कैसे बनाया गया है। द पोएट बिगिंस विद प्रूफरॉक एक्सेप्टेंट ऑफ एन इन्विटेशन टू अ विजिट विच नेवर मटेरियलाइज्ड। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कहा जा रहा है कि यह इस कविता की शुरुआत जो है यात्रा के एक निमंत्रण से होती है जिसे पोएट ने कभी उतना महत्व नहीं दिया। आप समझ सकते हैं कि पोएट उसको इतना महत्व नहीं देता है जिसमें कि उसे एक यात्रा का निमंत्रण मिलता है। तो अभी आगे चलते हैं इसके। इट इज़ इवनिंग टाइम, यानी कि यह जो है एक शाम का समय है। आल्दो द टाइटल ऑफ पोएम इज लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफरॉक। तो यह इसका जो टाइटल है वो भी यह कह रहा है कि यह जो है एक लव सॉन्ग है जे अल्फ्रेड प्रूफरॉक का। लेकिन आगे देखते हैं क्या कह रहा है। देयर इज़ नो सॉन्ग ऑफ एनी काइंड इन पोएट्री एंड नो रोमांटिक लव मेकिंग किसेस आर हग्स। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा गाना नहीं है जो कि रोमांटिक हो और एक काइंड ऑफ पोएट्री, यानी कि एक कविता का प्रकार हो जिसमें कि रोमांटिक बातें की गई हों, प्यार की बातें की गई हों, किसी भी स्त्री से चुंबन की बातें की हो, यानी कि किस लेने देने की बात की गई हो, या फिर गले मिलने की बातें की गई हों। तो इस कविता में ये सब चीज़ें नहीं हैं, लेकिन फिर भी इस कविता का जो नाम है वो है लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफरॉक। इट इज़ अ स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस। यह जो है एक मानसिक स्थिति का अध्ययन करने का
पोएम है, यानी कि इस पोएम में जो है आप एक किसी के मानसिक स्थिति का अध्ययन करेंगे। इट रिकॉर्ड्स द इनर फीलिंग ऑफ द प्रूफ्रॉक माइंड। यह पोएम जो है वह रिकॉर्ड करता है या चिन्हित करता है किसको, प्रूफ्रॉक के दिमाग को, यानी कि प्रूफ्रॉक क्या सोचता है, प्रूफ्रॉक क्या करना चाहता है। हिज रोमांटिक सेल्फ वांट हिम टू प्रपोज टू हिज लेडी लव बट हिज रियल सेल्फ हेजिटेट्स टू डू सो। उसका जो रोमांटिक सेल्फ है, यानी कि उसका जो रोमांटिक भावना है, उसका मन जो है वो चाहता है कि वह अपनी प्रेमिका से जो है प्रपोज करे, बट हिज रियल सेल्फ, लेकिन उसका जो रियल सेल्फ यानी जो जब वो रियल में ऐसा सोचता है तो वह ऐसा करने से डर जाता है। ही इज़ इन नो हरी। वह बहुत ज़्यादा जल्दी में नहीं है, उसे किसी इसी बात की जल्दी नहीं है कि वह इतनी जल्दी प्रपोज करे। दे विल टेक टाइम टू कंसीडर एंड रिवाइज देयर ओपिनियन। वह जो है कुछ समय लेगा अपने ओपिनियन यानी कि अपने विचारों को रिवाइज करने के लिए। वह अपने विचारों पर पुनर्विचार करेगा, सोचेगा, उसके बाद जो है वो अपनी प्रेमिका से जो है प्रपोज करेगा। तो डेवलपमेंट ऑफ थॉट में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो है पोएट को जो है एक निमंत्रण मिलता है जिसे वो कभी भी महत्व नहीं देता है, और इस पोएम का जो टाइटल है वो है लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। लेकिन इसमें कहीं भी प्यार की बातें नहीं की गई हैं, यानी कि मुलाकात या फिर कुछ ऐसी बातें नहीं की गई हैं जो लगे कि ये एक प्यार का गीत है। और उसके बाद यहाँ पे जो है दिया गया है कि यह पोएम जो है एक जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक की दिमाग की पढ़ाई को बताता है, यानी कि आप इसमें जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक की दिमाग का अध्ययन करेंगे, उसका दिमाग क्या सोचता है इसके बारे में देखेंगे। जो कि है कि वह जो है एक लड़की से प्रेम करता है, उसे प्रपोज करना चाहता है, लेकिन वह नहीं प्रपोज करता क्योंकि वह सोचता है कि उसकी उम्र ज़्यादा है, उस लड़की की उम्र कम है, तो इस कारण से उसे रिजेक्ट का सामना करना पड़ेगा। तो ये था डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स। इसके बाद आपको अगर अच्छा लगे तो आप यहाँ पे कुछ पोएम्स की लाइनें भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो हर एक पैराग्राफ के बाद कुछ पोएम की लाइनें उससे रिलेटेड लिख सकते हैं, जिससे कि आपको एक पोएट को जो कॉपी जबकि चेक करेगा उसको ऐसा लगेगा कि इसको जो है पोएम के बारे में अच्छी जानकारी है। तो अगर आप चाहें तो ये पोएम की कुछ लाइनें लिख दें, अगर ना चाहें तो ना लिखें, क्योंकि आपको इसको याद करने में कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। उसके चक्कर में आप ये डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स पूरा भूल जाएंगे। इसको याद करने का अगर आपको मन है तो कर ले, नहीं तो ना करें। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। एंड टाइम येट फॉर 100 डिसीजंस एंड फॉर 100 विजन एंड डिविजन्स बिफोर द टॉकिंग ऑफ टोस्ट एंड टी। तो यहाँ पे जो है इस पोएम का मतलब आप लोगों को पढ़ के ही हल्का फुल्का समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो पोएट जो है बहुत जल्दी में नहीं है, उसके पास डिसीजन लेने के लिए यानी कि निर्णय लेने के लिए अभी सैकड़ों टाइम है, यानी कि उसके पास बहुत सारा टाइम है डिसीजन लेने के लिए और अपनी बातों पर पुनर्विचार करने के लिए। बिफोर द टॉकिंग ऑफ टोस्ट एंड टी, जब वह प्रपोज करने जाएगा उससे पहले उसके पास बहुत सारा टाइम है सैकड़ों बार सोचने के लिए कि उसे किस प्रकार से अपनी गर्लफ्रेंड के सामने अपनी बातों को रखना है। तो यह था डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आयरनी इन द पोएम, यानी कि इस पोएम की व्यंग्यात्मक बातें क्या हैं। इस पोएम का अगर हंसी कोई उड़ाना चाहे तो किस प्रकार से उड़ा सकता है, विडंबनाएं क्या हैं। ये जो धारणा है इसको हम लोग इस पैसेज में पढ़ने वाले हैं। तो देयर इज ए मिक्सचर ऑफ आयरनी इन द पोएट्री, यानी कि इसकी जो बेइज्जती की जाए तो इसमें जो है मिक्सचर ऑफ आयरनी, यानी कि यह विडंबनाओं से मिला जुला हुआ एक पोएम है। फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइटल ऑफ द पोएम इज आयरनिक, यानी कि इसका जो टाइटल है वो खुद ही इसके मजाक उड़ाने में सक्षम है। यानी कि अगर कोई भी इसका व्यंग बनाना चाहता है, मजाक उड़ाना चाहता है, इसकी विडंबना को बताना चाहता है, तो इसका टाइटल ही जो है जो इसकी विडंबना को बता सकता है। प्रूफ्रॉक करेक्टर इज आयरनिक, यह प्रूफ्रॉक जो है वो भी अभागा है, वो भी दुर्भाग्य है। जैसे कि पोएम दुर्भाग्य है, विडंबनात्मक है, उसी प्रकार से प्रूफ्रॉक जो भी है वो भी दुर्भाग्य है। ही इज ए पर्सन मोटिवेटेड बाई अ डिजायर फॉर समथिंग दैट ही कैन नॉट अचीव। यहाँ पे जो पर्सन है वो मोटिवेटेड है, वो अपने मन को मनाता है कि एक ऐसी इच्छा के लिए जिसे कि वह कभी पा नहीं सकता। यानी कि इस कविता में पोएट की जो उम्र ज़्यादा है और वो एक जवान लड़की यानी बहुत कम उम्र की लड़की को प्रपोज करना चाहता है और उससे शादी करना चाहता है, जबकि ऐसा संभव नहीं है, आम जीवन में ऐसा संभव नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे इस तरीके से भी इसका मजाक उड़ाया जा सकता है। देयर इज ए नाइदर एनी सॉन्ग इन द पोएम नॉर एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ किसेस एंड हग्स, द पोएम आयरनिकली एक्सपोजिंग द हॉलोनेस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। यहाँ पे कोई भी ऐसा गाना नहीं है इस पोएम में, ना ही कोई ऐसी बातें हैं जो कि प्रेम के बारे में बताई गई हों या किस लेते हुए दिखाई गई हों या फिर हग्स गले मिलते हुए बताई गई हों। यानी कि इस पोएम में कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जिसमें प्यार की बातें बताई गई हों और ऐसा लगे इसको पढ़ के कि यह बहुत ही ज़्यादा प्यार भरा कविता है। तो इसमें जो है ऐसी कोई बातें नहीं है। द पोएम आयरनिकली एक्सपोजिंग द हॉलोनेस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, यह पोएम जो है
विडंबनात्मक रूप से जो समाज का खोखलापन है उसको दिखाता है, यानी कि समाज में जो खोखलापन है उसको जो है यह पोएम दिखाता है कि लोग जो है ज़्यादा उम्र के हैं लेकिन वो कम उम्र की लड़कियों के साथ शादी करना चाहते हैं। ऐसा खोखलापन जो है इस पोएम में दिखाया गया है। तो यह था आयरनी इन द पोएट्री। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं एन एंटी रोमांटिक पोएम, यानी कि इसमें जो है लव सॉन्ग से ऐसा लगता है कि ये बहुत ही रोमांटिक पोएम होगा, लेकिन यह जो है एक एंटी रोमांटिक पोएम है। इसको हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि इसमें जो भी इस टाइटल है, यानी कि इस पोएम का जो भी टाइटल है उस टाइटल को देख के लगता है ये काफ़ी रोमांटिक पोएम है, लेकिन ये असल में जो है रोमांटिक पोएम नहीं है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं क्यों ये रोमांटिक पोएम नहीं है। द पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जेलफ्रेड प्रूफ्रॉक इज एन एंटी रोमांटिक पोएम। This theme setting is urban, imaginary and style. In this poem, the poet emphasizes on the ugliness, whereas a romantic poem deals with beauty. यहाँ पे जो है पोएट जो है द पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जेलफ्रेड प्रूफ्रॉक इज एंटी रोमांटिक पोएम, यानी कि यह जो पोएम है वह एक एंटी रोमांटिक पोएम है, यानी कि इसमें रोमांटिक बातें नहीं की गई हैं। दिस थीम, अगर इसके थीम की बात करें तो वह जो है एक अर्बन यानी कि शहर में सेट किया गया है, और इसका जो शैली है वो आप समझ सकते हैं कि सोच विचार की शैली है, यानी कि इसमें जो कोई भी रियल बात नहीं है, इसमें जो भी है वो सोच के ऊपर डिपेंड है। इस पोएम में जो है केवल सोचा गया है, इसमें रियल चीज़ों को नहीं दिखाया गया है। इन दिस पोएम द पोएट एम्फसाइजेस ऑन द अगलीनेस वेराज रोमांटिक पोएम डील्स विद ब्यूटी। अगर इस पोएम की बात करें तो इस पोएम में जो है कुरूपता को दिखाया गया है, कुरूपता पर जोर दिया गया है, यानी कि कुरूप लोगों पर जोर किया है, जबकि एक रोमांटिक पोएम जो है वह सुंदरता की बातें करता है, सुंदरता को दिखाता है। द सेंट्रल फिगर ऑफ द पोएम इज़ अ वाइज मैन लिविंग इन द सिटी। यहाँ पे जो है मुख्य जो फिगर है, यानी कि मुख्य बिंदु है, आप समझ सकते हैं मुख्य पात्र जो है, मुख्य हीरो जो है वह जो है एक वाइज मैन यानी कि एक बुद्धिमान आदमी है जो कि शहर में रहता है। हिज इमोशनल सोर्सेज आर फ्लीटिंग एंड कैन सून बी सोन रियलिटी। इसकी जो इमोशनल बातें यानी कि इसके भावनात्मक जो विचार हैं वह जो है बदलते हैं, लेकिन कम समय के लिए बदलते हैं। जल्द ही उसे वास्तविकता का सामना हो जाता है, यानी कि वह कुछ समय के लिए सोचता है कि वह अपनी प्रेमिका से प्रपोज करे और उससे शादी करे, लेकिन जल्द ही उसे ये समझ में आ जाता है कि उसकी उम्र जो है वो ज़्यादा है और उसकी प्रेमिका की उम्र कम है, तो उसका मेल जो है वो नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार से जो है यह एक एंटी रोमांटिक पोएम हो जाता है, जबकि इसके टाइटल से इसके जो शीर्षक है उससे लगता है कि यह जो है एक रोमांटिक पोएम है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कंक्लूजन या कमेंट्स, यानी कि इसका जो लास्ट पार्ट है उसको। तो यहाँ पे द पोएम कॉन्ट्रेडिक्ट्स द ट्रेडिशन ऑफ 19th century. It is a modern poem that deals with many of the new techniques development are adapted by Eliot. यानी कि यह जो है पोएम जो है 19वीं शताब्दी की परंपरा का खंडन करता है, या जो 19वीं शताब्दी में जो परंपराएं चल रही थी उसको खंडित कर देता है। इट इज़ ए मॉडर्न पोएम दैट डील्स विद मेनी ऑफ न्यू टेक्निक्स डेवलपमेंट आर अडॉप्टेड बाय एलियट। यह जो एक आधुनिक कविता है जिसमें नई तकनीक अपनाई गई है, जिस तकनीक को जो है टी.एस. एलियट ने अपनाया है। दिस इज़ एन इंटरनल मोनोलॉग, यानी कि यह जो है एक इंटरनल मोनोलॉग है। इट डिपेक्ट्स द स्पिरिचुअल बैंक्रप्टी एंड मोरल डिग्रेशन ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। यह जो है समकालीन समाज के आध्यात्मिक दिवालियेपन और नैतिक पतन को दर्शाता है, यानी कि जो उस समय में नैतिक पतन हो रहा था उसको जो है दिखाता है। अकॉर्डिंग टू D.E.S. मैकवेल, दिस इज एलियट कमेंट्री ऑन द हिपोक्रेसी ऑफ मॉडर्न लाइफ। यहाँ पे जो है D.E.S. मैकवेल कहते हैं कि आधुनिक जीवन के पाखंड पर जो है T.S. एलियट ने इस पोएम के द्वारा टिप्पणी की गई है, यानी कि जो आधुनिक जीवन में लोग दिखावा करते हैं, पाखंड करते हैं, झूठा नाटक रचते हैं, उसको जो है इस पोएम के द्वारा दिखाया गया है। और इस पोएम को पढ़ने के बाद आपको खुद लग जाएगा कि इसमें जो है ज़्यादा उम्र का आदमी अगर कम उम्र की लड़की के साथ शादी करना चाहता है तो वो एक पाखंडी है, ढोंगी ही है, क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि ऐसा संभव ज़्यादातर नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस पोएम का सारा पार्ट देख लिया, जिसको कि आपको देखने के बाद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।